हेलो नमस्कार दोस्तों 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे भारत में वनों के महत्व और उनके उपयोग के बारे में। ठीक है, तो कोई भी वन हो, आजकल औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अलावा भी वनों के बहुत ही महत्व हैं, पर्यावरण से संबंधित भी महत्व हैं। इसके अलावा जैसे कि एक चटरवर्ग का कथन है, वो कहते हैं वन राष्ट्रीय संपत्ति है और यह केवल आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कड़ी है। ठीक है, इनकी बड़ी ये गलत लिखा हुआ है। यह केवल जलाने की लकड़ी ही नहीं देते, बल्कि हमारे उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा भी प्रदान करते हैं। लेकिन इन सबके परे वनों का अप्रत्यक्ष महत्व बहुत अधिक है। तो चर्चा जैसे करनी है भारत में वनों के महत्व के बारे में। तो पारिस्थितिकीय संतुलन, प्राकृतिक पारितंत्र को बनाए रखने के लिए यानी कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी वनों का संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक है। वनों से दो प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लाभ, एक होता है अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ में जो हमने बताया औद्योगिक लाभ होते हैं। इसके अलावा वन जलवायु परिवर्तन रोकने में भी सहायता करते हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, एक जैसा रहता है यदि वनों की एक निश्चित मात्रा बनी रहे। इसके अलावा वायुमंडल को वनों से आर्द्रता प्राप्त होती है और वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, यानी कि ठंडक अगर होगी तो वहां पर क्लाउड्स बरसने की संभावना या उनको आकर्षित करने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता में बढ़ाने, उनका संरक्षण करने, दलदली तथा मरुभूमि के विस्तार को रोकने में भी वनों का बहुत अधिक योगदान होता है। और भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर दबे वन से ही बाद में रूपांतरित होकर कोयला बनता है। ठीक है, वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमें पता है कि वन से कई वनोपज तो प्राप्त होती हैं, साथ साथ कई तरह की औषधियां भी प्राप्त होती हैं, जिनका कई बैक्टीरिया नाशी यानी कि विषाणुओं को नष्ट करने में और उन औषधियों का उपयोग कई रोगों को ठीक करने में भी किया जाता है। और वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक संतुलन बना रहता है। ठीक है, और वन बता दिया वर्षा कराने, मिट्टी के कटाव रोकने और भूजल के पुनर्भरण में भी सहायक होते हैं। वन एवं वन्य जीव का महत्व समझिए। तो वनों की भांति ही वन्य जीवों का भी बहुत अधिक महत्व है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए, यदि मान लीजिए केवल और केवल शाकाहारी जीव हों तो क्या होगा? शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी, थोड़े दिनों में वो वनों को चरकर समाप्त कर देंगे और वहाँ पर हो जाएगा मरुस्थल। केवल मांसाहारी जीव हों और वन हो तो खाएंगे क्या? उनकी संख्या ही खत्म हो जाएगी। इस तरह से वन में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी प्रकार के जीव रहते हैं ताकि जीवों की संख्या का संतुलन बना रहे। और ये जीव वनों को फैलाने में भी सहायक होते हैं, यानी कि कुछ जीव जैसे कुछ फलों को खाया और उनके बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायता करते हैं। ठीक है, और वनों के नुकसान के साथ साथ कई जीवों को भी नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पर गिद्ध भारतीय परिवेश में बहुत कम दिखाई देते हैं, और गिद्ध नहीं होंगे तो क्या होगा? जो सड़े गले पशु हैं वो और सड़ेंगे और बैक्टीरिया फैलाएंगे, जबकि गिद्ध क्या करते हैं? मरे हुए पशुओं का मांस खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रख देते हैं, उनको सड़ने से पहले ही वो उन्हें समाप्त कर देते हैं। बड़े जीवों की भांति ही छोटे कीट पतंगों का भी बहुत महत्व है। कैसे? एक तो परागण में है जिससे फल बनता है, इसके अलावा कई जीवों से उत्पाद बनते हैं, जैसे शहद प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, लाख प्राप्त होता है। वनों के आर्थिक एवं सामाजिक महत्व हमने कई बार बता चुके हैं। ठीक है, और भारतीय आदि पुराणों में भी वनों के महत्व के बारे में बताया गया। कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, और वह पुत्र भी वह जिससे भूमि को आर्द्रता, शीतल वायु, छाया मिलती है, भूमि का अपरदन रुकता है तथा खाद के लिए शुष्क पत्तियां मिलती हैं और खाने के लिए अनेक प्रकार के कंदमूल फल मिलते हैं। ऐसा पुत्र जिसकी देखभाल 5 वर्षों तक करनी पड़ती है, वनों के बारे में कह रहे हैं। उसके उपरांत उसे ना तो दुग्ध की आवश्यकता होती है, ना ही परिचायिका की। ठीक है, वनों और पशुओं के विकास के लिए भारत में कई नेशनल पार्क बनाए गए हैं। कौन कहाँ पर उपस्थित है उसकी एक अलग लिस्ट होगी। इसमें उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कार्बेट है उत्तराखंड में, कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, तादोबा महाराष्ट्र, पलामू हजारीबाग झारखंड, घना पक्षी विहार भरतपुर, रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात, मानस काजीरंगा असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक, दाचीगाम कश्मीर आदि।
ठीक है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत बाघ को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बिल्कुल डिटेल में जल्द ही वीडियो आपके पास आने वाला है। अब बात करें भारतीय वनों की उपयोगिता के बारे में। तो भारतीय वनों का महत्व एवं उपयोग उनके क्षेत्र के कारण उतना नहीं है जितना इस फैक्ट के कारण है कि उनसे एक विशिष्ट प्रकार की उपजें प्राप्त होती हैं जो विश्व के अन्य भागों में उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर चंदन की लकड़ी, साखू, बीड़ी बनाने की पत्तियां, सर्पगंधा, बेलेडोना, नक्स वोमिका, एट्रोपा और एकोनाइट जैसी अन्य औषधियां भारतीय वनों से प्राप्त होती हैं। इन वनों का राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। वनों से प्राप्त अब होता है चैप्टर ढंग से शुरू। वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मुख्य उपज, नंबर 2 गौड़ उपज। गौड़ माने छिपी हुई। इनमें मुख्य रूप से वन कास्ट यानी कि इमारती लकड़ी का आर्थिक महत्व अधिक है। वनों के अन्य उपयोग के बारे में बात करें तो भारतीय वनों से अनेक प्रकार की कास्ट यानी कि लकड़ी के विस्तृत एवं सतत स्रोत प्राप्त होते हैं। इन लकड़ियों का व्यापारिक और आर्थिक महत्व भी है। इन वनों में से सागवान, साल, देवदार, शीशम, चीड़, बबूल, चंदन आदि की दृढ़ और टिकाऊ लकड़ियां मिलती हैं। ठीक है। 1950-51 के समय में लगभग 19 करोड़ रुपए के मूल्य की लकड़ियां वनों से प्राप्त की गई थी। वर्तमान में क्या है वो हम करंट में बताएंगे, इसलिए यहां से डेटा हमने मिटा दिया है। हिमालय क्षेत्र के वनों के कास्ट यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो लकड़ियां मिलती हैं उनकी क्या विशेषता है। तो हिमालय दुनिया का सर्वाधिक हरा भरा पर्वत है और यहाँ के वनों से अनेक प्रकार की इमारती कास्ट लकड़ियां प्रमुखता से मिलती हैं। एक चीज़ बता दें, आप कहेंगे सबसे ज़्यादा वन तो वहाँ पाए जाते हैं जो भूमध्य रेखा के पास होते हैं। तो आपको बता दें कि भूमध्य रेखा के पास जो वन पाए जाते हैं, क्वेश्चन भी बना है यूपीएससी में बना है, तो वो हार्डवुड होते हैं यानी कि वन वृक्षों के तना कठोर होते हैं और वो इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जो भूमध्य रेखा के करीब वन पाए जाते हैं वो औषधि उपयोग और ऑक्सीजन के उपयोग के लिए होते हैं, यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाने में ज़्यादा उपयोगी होते हैं बजाय कि इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ियाँ वगैरह वो हिमालयी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं, इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं क्योंकि वो सॉफ्टवुड होते हैं। अब बात करते हैं इमारती लकड़ियों की कास्ट के बारे में। हिमालयी क्षेत्रों के वन में प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 श्वेत सनोवर यानी कि सिल्वर फर, तो नुकीली पत्ती वाले। अब ऊंचाई देख लेना इंपॉर्टेंट, 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक। पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से लेकर झेलम तक और पूर्वी हिमालय में चित्राल से लेकर नेपाल तक मिलते हैं सिल्वर फर, जो जिसको बोलते हैं श्वेत सनोवर। ये 60 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं और 6 से 7 मीटर तक मोटे, सफ़ेद व नर्म लकड़ी, जो हमने कहा कि सॉफ्टवुड नर्म लकड़ी के होते हैं, अतः इनका प्रयोग पैकिंग, तख्ती, दिया सलाई और कागज की लुगदी बनाने में किया जाता है। अब बात करें देवदार की, तो देवदार का सदाबहार पर्णपाती वृक्ष, देवदार सदाबहार है। सदाबहार पर्णपाती वृक्ष सामान्यतः 30 मीटर तक ऊंचा और 8 मीटर तक मोटा हो जाता है और यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1700 से ये 2500 है, 25 पॉइंट नहीं 2500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी लकड़ी साधारणतः कठोर, भूरी, पीली, सुगंध युक्त और टिकाऊ होती है और इससे एक प्रकार का सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। अब आप कहेंगे इसमें तो साधारणतः कठोर लकड़ी मिली है। कठोर का मतलब है अपेक्षाकृत, लेकिन अगर हम बात करें भूमध्य सागरीय जो पौधों की, उनकी तुलना में ये इतनी कठोर भी लकड़ी नहीं होती है। अब बात करें चीड़ की, ठीक है, तो चीड़ की कीलों जैसी पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ पर, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के बाहरी हिमालय वाले भागों में पाया जाता है और इनकी ऊंचाई होती है 18 से 20 मीटर। लकड़ी चीड़ की हल्की होती है, इसके कारण इसका उपयोग चाय पैक करने की पेटियां, प्लाईबोर्ड बनाने, नाव बनाने में किया जाता है। इस लकड़ी से तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त होता है। इसकी लकड़ी तेल युक्त और कठोर होती है। यह प्रायः 2100 से ठीक है, 1000 से 2000 मीटर तक चीड़ की कीली पत्ती वाला आपको वृक्ष प्राप्त होता है। और ये नीचे वाली लाइन कहीं से कट होगी, इसको छोड़िए।
मानसूनी वनों की, अभी तक हम हिमालयी वनों की लकड़ियों की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं वुड्स ऑफ मानसून फॉरेस्ट की। तो इस प्रकार के वनों में कौन कौन सी लकड़ियां मिलती हैं? नंबर 1 सागवान, इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं टीक। तो ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों के निचले ढालों तथा ओडिशा से प्राप्त होता है। आजकल तो कई जगह पर सागवान के पौधे लगाए जाने लगे हैं, उत्तर भारत में भी। और सागवान का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। इसके मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र के उत्तरी किनारे चंद्रपुर और खानदेश जिले तथा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले हैं। इसकी लकड़ी बहुत दृढ़ और सुंदर होती है और टिकाऊ होने के कारण इसके रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर, इमारती सामान, जहाज आदि बनाए जाते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल भूल जाइए, लगभग याद रखिए 60,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग है, ये नहीं पूछा जाता है। और इसका उपयोग टिकाऊ और घरेलू फर्नीचर बनाने में भी होता है, सागवान। और साल होता है इसके वन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नौगांव जिले तथा मेघालय में गारो की पहाड़ियों तक, हिमालय के निचले ढालों और तराई के भागों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तमिलनाडु और ओडिशा में ये वन फैले हैं। लकड़ी भूरे रंग की, कठोर और टिकाऊ होती है। इसके वन लगभग याद रखना 1,07,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग, पूछते नहीं, अंदाज हो जाए कि 1,00,000 से प्लस है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। और इसका प्रयोग वाहनों के ढांचे, जलयानों के ढांचे, चौखट है, लकड़ी की पेटियां, तंबू, पुल, खंबे, खिड़कियां, स्लीपर बनाने में और घरेलू कामों में साल का उपयोग होता है। शीशम मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा और तमिलनाडु के शुष्क भागों, इंपॉर्टेंट है, शुष्क भागों में पाए जाते हैं। कुछ सीमित मात्रा में यह पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त होती है। इसकी लकड़ी भूरे रंग की होती है तथा साधारणतया कठोर होती है। इसका उपयोग मकान, फर्श और फर्नीचर बनाने तथा रेल के डिब्बे बनाने में होता है। इनके वनों का अत्यधिक विद्वान होने से वर्तमान में इनकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है। अब बात करें महुआ की, तो अधिकतर कहाँ पे मिलेंगे? छोटा नागपुर के पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहुतायत में मिलते हैं। लकड़ी बहुत कठोर होती है, इसलिए इसको काटने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। इसका कच्चा फल पकाया जाता है और तेल निकाला जाता है एवं पके फल से विशेष प्रकार का मादक पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। आप लोग पी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हर बहेड़ा मायराबोलेंस की बात करें तो इसके वृक्ष महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। दवाई और रंगाई के काम में आता है। बहेड़ा की लकड़ी बहुत कठोर होने के कारण पेटियां, सामान भरने के डिब्बे आदि बनाने में काम आती है। चंदन, जिसको बोलते हैं सैंडलवुड, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसका वृक्ष मुख्यतः दक्षिणी भारत के शुष्क भागों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में ही पैदा होता है। इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है। रंग पता ही है चंदन का, पीला भूरा होता है। तेज सुगंध आती है। इसका महत्व मूल्य अधिक है। इससे चंदन का तेल निकाला जाता है और लकड़ी का उपयोग खुदाई करने और सजावट जैसी अनेक वस्तुएं बनाने तथा चूरा अगरबत्ती बनाने में भी किया जाता है। सेमल की बात करें, सेमल का वृक्ष असम, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में उगता है। इसकी लकड़ी मुलायम और सफ़ेद रंग की होती है। उपयोग खिलौने, तख्तियां और पेटियां बनाने में किया जाता है। सुंदरी की बात करें, यह वृक्ष गंगा के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। लकड़ी कठोर और ठोस होती है। इससे नाव, मेज, कुर्सियां, खंबे, स्लीपर, जहाज आदि बनाए जाते हैं। कहाँ पर? गंगा के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वनस्पति। अब बात करें अर्जुन का वृक्ष, तो लकड़ी सागवान से अधिक कठोर और भारी होगी अर्जुन के वृक्ष की, और यह आसानी से चीरी फाड़ी जा सकती है। इसका प्रयोग बैलगाड़ी, नाव और खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बात करें हल्दू की, तो हल्दू साधारणतः मजबूत और कड़ी लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, लेकिन ये आसानी से काटे जा सकते हैं। इसका रंग बहुत हल्का होता है। यह अधिकतर खिलौने और कंघे बनाने तथा खुदाई करने में काम आती है। यह लकड़ी उत्तरी मैदानों में सर्वत्र ही प्राप्त हो जाती है। पलास इंपॉर्टेंट है, पलास, इसे ढाक भी कहा जाता है। यह वृक्ष छोटा नागपुर और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में पाया जाता है। इसकी पत्तियों पर लाख के कीट पाले जाते हैं और चारे के रूप में पलास की पत्तियां प्रयुक्त होती हैं। साथ ही इसकी टहनियाँ जलाऊ लकड़ी के रूप में भी काम में आती हैं। कुसुम की बात करें तो कुसुम की लकड़ी अत्यंत कठोर, भारी और मजबूत होती है, अतः इसका प्रयोग औजारों के दस्ते और पहिए बनाने के काम में आता है। इस पर भी लाख के कीटों का पालन किया जाता है। अब बात करें कंजू की, तो कंजू की लकड़ी मुलायम होती है। यह उत्तरी भारत में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत आयत में मिलता है। यह अधिकतर सस्ता फर्नीचर, पेटियां, दिया सलाई की डिब्बियां और स्लेटों के चौखट बनाने में काम आती है।
जारुल व सिद्धू की बात करें तो इनकी लकड़ियां उत्तर पूर्वी भारत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में बहुतायत में पाई जाती हैं। ये काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती हैं। इसका प्रयोग मकान, नावें, खंभे व सस्ते फर्नीचर बनाने में किया जाता है। सहतूत की बात करें, सहतूत की लकड़ी बहुत ही मुलायम और टिकाऊ होती है और इसका उपयोग खेल के सामान जैसे हॉकी, टेनिस, रैकेट, क्रिकेट के बैट आदि बनाने में किया जाता है, जिसको कहते हैं मलबेरी। और सहतूत पर जो कीट पालन होते हैं उसके बारे में हम लाएंगे आगे वीडियो में कि इनमें कौन कौन से कई तरह के सहतूत हमें रेशम प्राप्त होते हैं। तो रेशम कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करें सदाबहार वनों के कास्ट यानी कि वुड्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इन वनों में भी अनेक प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य हैं, उदाहरण देख लेना, मानसूनी वन के कौन से हैं, मालवी वन के कौन से हैं और सदाबहारी वन के कौन से हैं। ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं, निम्न में से सदाबहार वन में पाए जाते हैं, निम्न में से मानसूनी वनों में पाए जाते हैं, निम्न में से हिमालयी वनों में या पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। तो आप ऑप्शन देख लेंगे, इनका नाम देख लेंगे। चपलास की बात करें तो यह साधारणतया मजबूत और टिकाऊ वृक्ष होता है, अधिकतर उत्तर पूर्वी भारत में होता है। इससे फर्नीचर, जहाज और सामान भरने की पेटियां आदि बनाई जाती हैं। इस लकड़ी की एक किस्म ऐनी है जो अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती है। यह सागवान की भांति मजबूत होती है। रोजवुड की बात करें तो यह फर्नीचर, पेटियां, वाहनों के ढांचे और फर्श बनाने के काम में अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की लकड़ियां पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में मिलती हैं। वहां क्यों मिलती हैं? क्योंकि सदाबहार वन ही वहां पाए जाते हैं, इसलिए मिलती हैं, सीधी सी बात है। इसकी लकड़ी यद्यपि अत्यधिक मजबूत होती है किंतु अधिक टिकाऊ नहीं होती है। यानी कि मजबूती तो है लेकिन लंबी नहीं चलेगी। और यह अधिकतर पश्चिम बंगाल, असम और अंडमान द्वीपों में मिलती है। इसका प्रयोग घरों के ढांचे व छत बनाने, नावें बनाने और अन्य साधारण कामों में होती है। तलसुर या टेलसू बात करें तो इसकी लकड़ी अत्यंत मजबूत, कड़ी एवं टिकाऊ होती है। निकृष्ट से निकृष्ट यानी घटिया से घटिया जलवायु, गर्म हो, सर्द हो, यह जल्दी नष्ट नहीं होती है। इसका उपयोग अधिकतर पुल बनाने, वाहन, जहाज, नावों तथा गाड़ियां बनाने में होता है। यह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और अंडमान द्वीप में पाई जाती है। नाहर की बात करें तो नाहर की लकड़ी बहुत मजबूत, कठोर होती है किंतु इसको काटने में बड़ी कठिनाई होती है। असम और पश्चिमी समुद्र तट पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे भी नावें, ढांचे व पुतले बनाए जाते हैं। अब बात करें शुष्क वनों से प्राप्त होने वाली कास्ट। तो शुष्क वनों से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो बबूल की बात करें, एकेसिया, तो बबूल या कीकर भारत में प्रायः सभी प्रदेशों में मिलता है। यह कहीं कांटेदार झाड़ी के रूप में तो कहीं वृक्षों के रूप में मिलता है। बबूल वृक्ष की जाति बड़ी विशाल है, यानी कि बबूल की कई वैरायटी होती हैं। कहीं पर झाड़ियों वाला बबूल पाया जाएगा, कहीं पर वृक्ष वाला। इसके अंतर्गत 430 किस्म के वृक्ष होते हैं, जिनमें से भारत में केवल 25 किस्म के वृक्ष पाए जाते हैं। अधिकतर ये मैदानों में होते हैं और भारतीय बबूल की प्रत्येक किस्म का कुछ न कुछ व्यापारिक महत्व है। इसकी 3 अन्य महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी हैं? बबूल एकेसिया अरेबिका, याद रखना, और कत्था एकेसिया कैचू और कुमटा एकेसिया सेनेगल। ठीक है, तो बबूल के वृक्षों की छाल और गोंद बड़े काम की होती है। बबूल का वृक्ष शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु में अच्छी तरह से पैदा होता है। इसके विशेष क्षेत्र यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के क्षेत्र इसके अनुकूल नहीं हैं। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए अनुकूल नहीं है। हरियाणा, पंजाब में नाम मात्र की वर्षा होती है और अलग से पानी तो देंगे नहीं उनको, तो इसलिए नहीं है। तो बबूल की किस्में याद रखो, बबूल, कत्था और कुमटा। ठीक है, ये 3 मुख्य किस्में हैं। सामान्यतः बबूल की अनेक किस्में होती हैं, इनमें 3 अधिक लोकप्रिय हैं। तेलिया बबूल। तेलिया बबूल क्या होता है? इसे गोड़ी और तेली भी कहते हैं। यह साधारणतः हर जगह दिखाई देता है। एक साधारण आकार का वृक्ष होता है जिसका छोटा सा तना और मुलायम पत्तियां होती हैं। कौड़िया बबूल की बात करें तो इसका तना और भी छोटा और खाल अधिक खुरदरी होती है। यह अधिकांशतः बरार और खानदेश यानी कि एमपी में उत्पन्न होता है। इसकी लकड़ी जलाने के काम आती है, कौड़िया बबूल की। और राम कांटा की डालियां बबूल की ही प्रजाति है, ब्रश की तरह फैली होती हैं। यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण भारत में उगता है। इसका नाम राम कांटा या रामकंटी होने के कारण बरार में लोग इसे जलाने के काम में नहीं लाते, क्योंकि इसका नाम है राम कांटा। बबूल के वृक्ष की छाल को सब जगह चमड़ा साफ करने के काम में लाया जाता है। पंजाब से पश्चिम बंगाल तक के चमड़ा बनाने वाले कारखाने इसका उपयोग करते हैं। कानपुर के कारखानों में इसकी सबसे ज़्यादा खपत होती है। यह मोटे व सामान्य किस्म के चमड़े रंगने में सर्वत्र काम में लाई जाती है, परंतु मुलायम चमड़े के लिए यह उपयुक्त नहीं होती है।
बबूल खेजड़ा की छाल में खांचा कर देने से जो रस बहता है वही जमकर गोंद बन जाती है, और यह रस मार्च से मई तक विशेष तौर पर निकलता है। इसका औसत कुछ ग्राम ही होता है, परंतु किसी किसी वृक्ष से 1 किलोग्राम तक गोंद निकल आता है। अच्छी किस्म का बबूल का गोंद कपड़े की छपाई और रंगाई व खाने के काम में भी आता है। कागज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियों में भी अनेक प्रकार से काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त दिया सलाई, स्याही रंग और रंग लेप बनाने के लिए भी यह बड़े काम का है। इस समय देश में मुख्यतः 3 प्रकार के गोंद का व्यापार होता है, यानी वृक्षों से प्राप्त होने वाले गोंद की बात कर रहे हैं। अफ्रीका से आयातित अरबी किस्म का गोंद, पठारी भाग का एवं आयातित मिश्रित किस्म का गोंद और उत्तम किस्म का शुद्ध भारतीय गोंद। इसके अलावा भारत विविध किस्म के गोंद व गोंद पर आधारित रसायनों को यूरोप के बाजार में बेचता भी है। दूसरे वृक्ष की बात करें, शुष्की खैर वृक्ष या कत्था, तो कत्था खैर वृक्ष की भीतरी कठोर लकड़ी से निकाला जाता है। खैर वृक्ष अधिक बड़ा नहीं होता है। इसके तने का घेरा 1 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है। इसकी गहरी भूरी कत्थई छाल एवं चॉकलेटी लकड़ी को पानी में उबालकर उसके रस से हमें कत्था प्राप्त होता है, और ये पान वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं। खैर का वृक्ष सिंधु नदी से लेकर असम तक और भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है। शुष्क भूभागों में यह वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलता है। भारत में 3 प्रकार के खैर वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। पठारी खैर, तो यानी इसमें पठारी भाग के उत्तरी अर्धशुष्क भागों में अरावली पर्वत श्रेणी से बिहार तक एवं कुमायूं हिमालय में कत्थे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, यानी कि जहाँ पर नमी ज़्यादा है, आंध्र प्रदेशों में होने वाला खैर, उसकी लकड़ी सिर्फ जलाने इसकी सिर्फ लकड़ी ही काम में आती है। इसके अलावा दक्षिणी उष्ण व भीतरी पठारी भागों का खैर, तो यह भी भीतरी भागों में, यानी कि इसके तने के भीतरी भागों को कत्था बनाने के लिए विशेष उपयोगी होता है। भारत में प्रायः 2 प्रकार का कत्था देखने को आपको मिलेगा। इनमें से एक का रंग हल्का होता है और बाजार में जो छोटे बड़े टुकड़ों अथवा वर्गाकार खंडों के रूप में बिकता है, इसको ही प्रायः कत्था कहकर बुलाया जाता है। दूसरे प्रकार का कत्था अपेक्षाकृत अधिक गहरे रंग का होता है और प्रायः छोटे टुकड़े क्यूब्स में या सिल्लियों के रूप में दिखाई देता है। उसका नाम कच्छ है। कच्छ केवल इंडस्ट्री में काम आता है, उद्योगों में काम आता है, और उद्योगों में रंगाई के लिए काम में आता है, और प्रिजर्विंग एजेंट के रूप में भी, यानी कि संरक्षक के रूप में। कोई चीज़ खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें टैनिन की मात्रा पर्याप्त होती है। कत्था पान का अनिवार्य अंग है, परंतु इसके कई अन्य उपयोग भी हैं। अनेक रोग, उदाहरण गला, मुंह मसूड़े ढीले पड़ जाने पर और खांसी तथा दस्तों आदि में भी कत्थे का प्रयोग दवाई के तौर पर किया जाता है। फोड़े पर भी इसे लगाया जाता है। काला कत्था टिंचर और चूड़ के रूप में बरता जाता है। कच्छ का प्रयोग मुख्यतः कपास और रेशम की रंगाई और कपड़ों की छपाई के लिए होता है। यानी सामान्य कत्था, कच्छ वाले इंडस्ट्री में यूज करने वाला कत्था। कच्छ का उपयोग कागज, लुगदी और कागज की रंगाई के लिए किया जा सकता है। नए रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है कि कत्थे से निकाली गई एका कोटेचीन मूंगफली के तेल को बिगड़ने से रोकने के लिए काम में लाई, यानी खराब होने से रोकने के लिए। अब बात करें रीठा की, तो रीठा की जो बेल होती है वो कांटेदार होती है, जो पास की झाड़ियों आदि पर चढ़ जाती है। यह विशेष रूप से दक्षिण भारत में पैदा होती है, और रीठे की एक बाउंड्री में 6 से 10 रीठे तक लगे होते हैं। जब रीठा सूख जाता है तो इसके ऊपर का भाग बादामी हो जाता है और कुछ सिकुड़न पड़ जाती है। रीठे का उपयोग बाल धोने, शैम्पू बनाने, जेवर साफ करने आदि में किया जाता है। इसके बाद करें कुमटा, तो कुमटा बबूल वंश का तीसरा महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसका वृक्ष कांटेदार होता है, लेकिन ऊंचाई में 3 से 4 मीटर तक ही होता है। इसकी छाल नरम तथा रंग में हल्की पीली होती है। इसके सफ़ेद फूलों में खुशबू भी होती है। कुमटा गुजरात के शुष्क पहाड़ी भागों, दक्षिण पूर्वी पंजाब, अरावली के उत्तर पहाड़ियों और राजस्थान के कुछ भागों में भी उगता है। इसकी लकड़ी जलाने व कोयला बनाने के काम में आती है। किसकी? कुमटा की, और कुमटा से ही असली गोंद निकलता है। कीकर की बात कर लें तो सफ़ेद कीकर का वृक्ष 2 से 5 मीटर तक ऊंचा और 3 इंच मोटा होता है, यानी ज़्यादा मोटाई नहीं होती है, और इसका वृक्ष शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर वर्षा कम होती है खूब पाया जाता है। भारत में पंजाब के मैदानों में तथा दक्षिण प्रायद्वीप में शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका 1 इंची कांटा सीधा सफ़ेद रंग का और बड़ा मजबूत होता है। इसकी छाल ऊपर से बादामी और सफ़ेद रंग की होती है। अंदर से छाल इसका रंग हल्का लाल होता है। प्रायः इसकी लकड़ी भारी तथा टेढ़ी मेढ़ी होती है, और लकड़ी का भीतरी भाग या पक्की लकड़ी बड़ी ही मजबूत और कठोर होती है।
सामान्यतः कीकर की लकड़ी का उपयोग खेती के औजार बनाने, गाड़ियां बनाने और गाड़ी के पहिए बनाने में अधिक काम में आता है, और उसकी छाल का प्रयोग चमड़ा निकालने में भी किया जाता है। देहरादून की सफेद कीकर की छाल में 9% और कर्नाटक के वृक्ष की छाल में 21% टैनिन पाया जाता है। ठीक है, इसे पीटने पर एक विशेष प्रकार का रेशा भी निकलता है, जिसे मछली पकड़ने का जाल बनाने और घटिया किस्म के रस्से बनाने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। यह है आपकी कीकर की उपयोगिता। अब बात करें भारतीय वनों से इमारती काष्ठ के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं के बारे में। तो इमारती काष्ठ के अलावा वनों से 3000 से भी अधिक किस्म की ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनका मानवीय जीवन में बहुत अधिक उपयोग एवं महत्व है। उदाहरण के तौर पर शहद, मोम, बांस, आंवला, आम, बेत, अनेक प्रकार के रेशे, तेंदुपत्ते, घास, गोंद, राल, बिरोजा, हर्ड, बहेड़ा, जड़ी बूटियां, बबूल, चमड़ा रंगने वाली छीलने। इसके साथ साथ भारतीय वनों में जो व्यापारिक लकड़ियां मिलती हैं उनका उपयोग एसिटिक एसिड, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, तेल यानी कि रेशा यानी कि घास, लेमन, चंदन निकालने में किया जाता है। भारतीय वनों से अनेक औषधियां भी प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर सारसपरीला, सिनकोना, सर्पगंधा, अश्वगंधा, मूसली, सतावर, बेलेडोना, एकोनाइट, नक्स वोमिका, सनाए, वसाका आदि। भारतीय वनों से प्राप्त प्रमुख वस्तुओं का विवरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर लाख इंपॉर्टेंट है। तो भारत में लाख की सबसे अधिक उपज की जाती है। यहाँ विश्व की 85% से अधिक लाख प्राप्त होती है। लेस्फर लक्का याद रखना, यह लाख का कीड़ा कुसुम, बरगद, सिरस, खैर, अरहर, रीठा, घोंट, सीसू, क्रोटन, पीपल, बबूल, गूलर और पलास आदि वृक्षों की नरम डालों के रसों को चूसकर एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालते रहते हैं। इसे ही लाख कहते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा? विशेषकर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। और लाख का कीड़ा मुख्य रूप से समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे भागों में, जहां 12 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचा तापमान और 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो पाला जाता है। यानी कि आप ये समझिए कि हल्का गर्म और शुष्क स्थान हो वो लाख के कीट के लिए उपयुक्त है। समुद्र तल से ऊंचाई 305 मीटर से ज़्यादा हो और ये कई वृक्षों पर पाला जा सकता है। बहुत से क्षेत्रों में तो लाख वृक्षों पर जंगली अवस्था में भी पाई जाती है। अतः जिन क्षेत्रों में लाख का कीड़ा बिना पाले हुए, यानी कई जगह पर लाख के कीट का पालन होता है, कई जगह अपने आप पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से समझा जाता है, जो स्थान लाख के कीट के अनुरूप समझ लिया जाता है। ठीक है, और लाख पैदा करने के लिए लाख के कीड़ों वाली छोटी छोटी लकड़ियां वृक्षों के तनों से बांध दी जाएंगी। ये कीड़े धीरे धीरे सारे वृक्ष पर जून से नवंबर के मध्य फैल जाते हैं और वृक्षों का रस चूसकर लाख बनाते हैं। 6 महीने के पश्चात लाख को इकट्ठा कर लिया जाता है और इस लाख को पीसकर चलनियों से छाना जाता है। फिर उसे कई बार धोकर शुद्ध लाख यानी कि दाना लाख या बटन लाख प्राप्त की जाती है। बाद में उससे चमड़ा भी तैयार किया जाता है। यह काम उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, झारखंड में रांची और इमामगंज, मध्य प्रदेश में कटनी, गोंदिया और उमरिया तथा पश्चिम बंगाल में खटरा और कोलकाता में किया जाता है। अब बात करें देश के लाख उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। देखिए जो जितने भी उत्पादन हैं, वनोत्पाद हैं, उनकी मैंने पहले का वीडियो में लास्ट में लाऊंगा फैक्ट वाली। फिर भी एक चीज़ अंदाज लगा लीजिए कि बिहार और झारखंड में टोटल लाख उत्पादन का 50% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में, संथाल परगना और गया जिले में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और एमपी में बिलासपुर, भंडारा, रायपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सरगुजा, मांडला, रायगढ़, उमरिया, शहडोल और होशंगाबाद जिले में भी लाख का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा और बांकुड़ा जिले। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की तीनों पहाड़ियां। असम में नौगांव, कामरूप और शिवसागर जिले में। ओडिशा में संबलपुर, मयूरभंज, बोलगिरी, ढेनकनाल और क्योंझर जिले में भी लाख उत्पादन होता है। गुजरात में पंचमहल और बड़ोदरा जिले में। उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला। और एक वर्ष में लाख की 4 फसलें प्राप्त हो जाती हैं। ये फसल वर्ष के जिन महीने में काटी जाती हैं उन्हीं के अनुसार उनको संबोधित कर दिया जाता है। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया। अब बात करें रंगनी अंशु या स्ट्रेन की बात करें तो बेर
और पलाश के वृक्षों से प्राप्त होने वाली फसलों को बैसाखी और कतकी कुसुम वृक्षों पर कुसुम अंशु प्राप्त होने वाली फसलें अगहनी और जेठवी के नाम से भी पुकारी जाती। क्या है आगे समझ जाओगे। इन सब में बैसाखी फसल सबसे बड़ी होती है और व्यापारिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी होती है? बैसाखी। भारत के कुल उत्पादन में रंगीली फसलों की बात करें तो बैसाखी और कतकी का भाग क्रमशः लगभग 60% 60 से 62% बैसाखी, 23 से 25% आपकी होती है कतकी। इसके अलावा कुसुम, जेठवी और अग्नि का भाग होता है 15%। ठीक है, भारत में उत्पादन में कई स्ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, यानी कि रंगीनी अंशुओं के बारे में। बैसाखी की बात करें तो बैसाखी फसल का 63% भाग बिहार एवं झारखंड से, 19% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, शेष अन्य राज्यों से प्राप्त होता है बैसाखी फसल के। इसके अलावा हम बात करें कतकी की, यानी कि जिस महीने में इनकी कटाई होगी फसल की उसी को कहेंगे। इसके अलावा कतकी की बात करें तो जो कार्तिक महीने में होगी, तो फसल के कुल उत्पादन में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का भाग क्रमशः याद रखना 42% और 34% है। यानी कि बिहार और झारखंड 42% मिला के और छत्तीसगढ़ 34%, शेष अन्य राज्यों से प्राप्त होती है। जेठवी की बात करें और ये आंकड़ा लगभग में है। जेठवी में फसल का 70% भाग बिहार एवं झारखंड से, 18% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से और शेष अन्य राज्यों से प्राप्त होता है। यानी कि सब कुछ बिहार झारखंड से लाख में सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। अगहनी की बात करें तो फसल का 75% भाग बिहार एवं झारखंड से प्राप्त होता है, 15% भाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से तथा शेष अन्य भागों से प्राप्त होता है। सन 1950-51 में लाख का उत्पादन 40,000 टन था। इसके बाद इसमें वृद्धि होती है, 60-61 में 63,000 टन हो गया। इस तरह ये बढ़ता जा रहा है और भारत में लाख निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही है और कुल उत्पादन का लगभग 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। और यह निर्यात मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, हांगकांग, इटली, फ्रांस, जापान, चीन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, रसिया को होता है। भारत विदेशों से, विशेषतः थाईलैंड और मलेशिया से भी कच्चा लाख मंगवा लेता है, फिर उससे चमड़ा या बटन लाख बनाकर फिर से बेच देता है। भारत से लाख का निर्यात मुख्यतः दाना लाख और चपड़े के रूप में होता है। लाख का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह मदसार को छोड़कर अन्य सामान्य द्रवों में नहीं घुलता है। यह एक विद्युत रोधक भी है, यानी कि करंट नहीं। इन दोनों कारणों से लाख का प्रयोग अनेक वस्तुओं को बनाने में होता है। भारत में लाख का उपयोग लेपन उद्योग में बहुत अधिक होता है। रंग रोगन, विद्युत एवं टेलीफोन तारों पर लेप करने आदि उद्योगों में और ग्रामोफोन रिकॉर्ड में भी होता है। इसके अलावा यह प्रायः दवाइयों, नाखून पर लगाने वाली पॉलिश यानी नेल पॉलिश, डेंटल प्लेट, आतिशबाजी और युद्ध सामग्री, जवाहरात की जड़ाई, बर्तनों आदि पर लेप करना, चिकनाई रोग कागज यानी कि जिसपे चिकनाई न लगे, शीशे के लिए लेप, मोम की रंगीन पेंसिल बनाना, ऐनकों के फ्रेम, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, मोम जामा, बिजली निरोधक तार व कपड़ा, मोहर लगाने का चपड़ा, मैकेनाइट उद्योग आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुल मिला के आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर आप कहेंगे बहुत कुछ हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लाख का उत्पादन देख लो तो सबसे ज़्यादा बिहार झारखंड में, फिर एमपी व छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यह याद रखना है। और एक वर्ष में लाख की कितनी फसलें प्राप्त होती हैं? 4 फसलें प्राप्त होती हैं। और जिन महीने में इनको काटा जाएगा उनके अनुसार इनका नाम रखा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। और बैसाखी की जो फसल होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है व्यापारिक दृष्टि से, ये भी याद रखना है। उसमें भी कौन कौन सी है? नंबर 1 है बैसाखी है, फिर है कतकी, जेठवी और अग्नि। अगहन वाली अग्नि, ज्येष्ठ वाली जेठवी, कार्तिक वाली कतकी, बैसाख वाली बैसाखी। 4 फसलें लाख की हो गई और भारत लाख का निर्यात करता है 90% से अधिक, ये चीज याद रखना है। भारत में कच्ची लाख बनाने के कारखाने कहाँ होंगे? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड में है। और आज भी लाख इकट्ठा करने के काम में अधिकांशतः कौन लगे हैं? आदिवासी ही लगे हैं। अब बात करें टैनिंग मटेरियल की बात करते हैं, यानी कि चमड़ा रंगने के पदार्थों के बारे में, तो भारतीय वनों में उत्पन्न अनेक वृक्षों की छाल, फल आदि चमड़ा रंगने के काम में आता है। बबूल तथा गैम्बियार के वृक्षों की छालें, आंवला, हर, बहेड़ा, टीमरू आदि से चमड़ा कमाया और रंगा जाता है।
यानी कि टैनिंग की जाती है, उनको रंगा जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में बहुतायत से उगता है। बबूल की बात कर रहे हैं। तुरबत की झाड़ियों की जड़ों से प्राप्त छाल का उपयोग चमड़ा रंगने का कार्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किया जाता है। डेल्टाई वनों में सुंदरी वृक्ष की छाल से तथा शुष्क पहाड़ी भागों और तराई के वनों में कच्छ वृक्ष के फल से चमड़ा रंगा जाता है। अब बात करें बहेड़ा फल की, टर्मिनेलिया सैबुला, तो बहेड़ा फल का सबसे अधिक उपयोग चमड़ा रंगने में किया जाता है। राजस्थान में आंवला, टीमरू की छाल, ढाक के फूल और फलों से हरा, नीला, लाल और पीला रंग प्राप्त करके कपड़ा और चमड़ा रंगा जाता है। चमड़ा रंगने में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख आधुनिक वृक्ष की बात करें तो वेटल की बात करें तो यह वृक्ष पहले दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में हुआ करता था। भारत में इसे 1840 में लाया गया। उस समय वहाँ ईंधन की कमी थी, उसी की पूर्ति के लिए इसे भारत में लाया गया था। यह 1500 मीटर से लेकर 2100 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में ही उगता है वेटल, जहाँ वर्ष भर कम से कम 150 सेंटीमीटर कम से कम वर्षा हो। यह नीलगिरी के पठार, पालनी की पहाड़ियाँ और केरल में पैदा किया जाता है। इसकी छाल में 35% तक टैनिन होता है और इससे चमड़ा भी खूब कमाया जाता है, यानी कि चमड़ा की सफाई होती है और चमड़ा प्राप्त किया रंगा जाता है। अब बात करें कागज की लुगदी या पेपर पल्प के बारे में, तो इसके लिए किस किस वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो कागज के लिए प्रयोग की जाने वाली लुगदी भिन्न भिन्न प्रकार की नरम लकड़ियों जैसे स्प्रूस, चीड़ आदि, घासों यानी कि मूंज, सवाई, भाबर, भैब और हाथी घास तथा अन्य वन पदार्थों से तैयार की जाती है। हाथी घास विशेषकर काम मिलेगी जहाँ पर दलदल होगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के में कुछ हिस्सों में, और इसके अलावा छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तराखंड की तराई में भी ये मिल जाती है। अब बांस, यूकेलिप्टस, मोटी घास एवं अन्य वृक्षों के फार्म लगाकर भी कागज की लुगदी हेतु लकड़ी प्राप्त कर ली जाती है। अतः भारत में बांस व यूकेलिप्टस की लकड़ी का लुगदी का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। भारत मुख्यतः अखबारी कागज व अखबारी कागज हेतु लुगदी का आयात करता है, यानी मंगाता है। अब बात करें गोंद, राल व बिरोजा एवं तेल यानी पेपर पल्प, गोंद, तो सामान्यतः नीम, पीपल, खेजड़ी, कीकर, खेर, बबूल आदि वृक्षों का रस होता है जो सूखने पर इन वृक्षों के तनों पर जम जाता है। इससे चिपकने वाला गोंद, चूड़ियों व खाने वाला गोंद भी बनाया जाता है। वस्त्रों पर छींट, बेल बूटे आदि छापने के रंग तैयार करने तथा काली स्याही तैयार करने में भी इसका भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब बात करें राल और बेलोजा यानी कि पाइनस रॉक्सबर्गी, तो चीड़ और नीली चीड़ के वृक्षों पर चीरे लगाकर दूध के रूप में जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे राल या कहते हैं। इसी राल से तारपीन का तेल बनाया जाता है। तेल बनाने के उपरांत जो मैल बच जाता है वह शुष्क होने पर बिरोजा या रेजिन कहलाता है। राल का उपयोग स्याही, कागज, तेलिया कागज, लाख, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। राल अधिकतर उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त होती है। तारपीन के तेल से क्या बनता है, वार्निश, नकली कपूर और जूतों की पॉलिश तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त तुंग के वृक्षों से भी तेल निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, रंग तथा जल निरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है। यह अधिकतर असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पैदा होता है तुंग का वृक्ष। अब बात करें जेट्रोफा या रतनजोत या रथजोत की, तो रथजोत से भी तेल प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं बायोडीजल, इंपॉर्टेंट है। इसके पौधे सूखे प्रदेशों में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत प्रमुखता से लगाए जाने लगे हैं। गूगल सुगंधित धूम के काम आता है जिसका वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के शुष्क कटीले क्षेत्रों में अधिकता से पैदा होता है। इसके अतिरिक्त महुआ के फलों से तेल एवं शराब निकाली जाती है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। अब बात करें दिया सलाई एवं बांस उद्योग की, तो दिया सलाई बनाने के लिए सेमल, मुरकुट, धूप, पपीता, आम, सुंदरी, सलाई आदि वृक्षों की लकड़ियां काम में ली जाती हैं। ये वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की तराई में पाए जाते हैं। बांस और बेंत की उपज मुख्यतः कहाँ होगी, महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, ओडिशा, बिहार व झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मतलब बांस है और नीलगिरी मतलब बांस है। बांस का उपयोग से टोकरियां, मेजें, मकान की छतें, कुर्सियां, फर्नीचर, आजकल तो बोतल भी बनाई जाती हैं। ग्रासेज या घासों की बात करें तो भारत में कई भागों में सुगंधित घासें पाई जाती हैं जिनसे सुगंधित तेल भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर खसखस घास की बात करें तो वेटिवेरिया जिजिनोइड्स
मुख्यतः राजस्थान के भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से प्राप्त होती है। इससे खसखस का तेल, इत्र और खसखस की टट्टियाँ बनाई जाती हैं। रोसा घास की बात करें तो यह महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश के शुष्क भागों में पैदा होती है। उससे भी सुगंधित तेल और कृत्रिम सुगंध बनाई जाती है। लेमन ग्रास की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पैदा होती है। इससे नींबू की सुगंध वाले द्रव तैयार किए जाते हैं। यह मुख्यतः सुगंधित प्रसाधन सामग्री, कीमती नहाने का साबुन आदि बनाने में काम आती है। इसके अलावा हाथी घास, सवाई, भैब आदि घासों का उपयोग कागज बनाने में विशेष रूप से किया जाता है। ये घासें तराई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम वनों जहाँ पर दलदली क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा वनों से अन्य वनोत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण पर पौष्टिक फल, आपको पता ही है, बेल, आंवला, खिरनी, इमली, गोंद, आम, आमुन, सीताफल, टीमरू, महुआ, चिरौंजी, अखरोट, चिलगोजा। हाँ, चिलगोजा एक फल है। काजू, सिंगाड़ा, करौंदा, फुकम, मूंगा, कैथ, जिमीकंद, सैतूत, भिलावा आदि। इसके अलावा हाथी दांत, हड्डियां, मोम, शहद, कत्था, कच्छ, पक्षियों के पंख, सिंग, चर्म यानी कि उसके खाल और मृगशाल, सींग, चमड़ा और खालें भी वनों से प्राप्त होती हैं। रीठा, रंग बनाने वाले फूल और पौधे, राल, रबड़ भी प्राप्त होती है वनों से। रेशेदार पौधे, सेमल, आक, रामबांस, वन कपास भी प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां जैसे हर बहेड़ा, आंवला, सुपारियां आदि एवं सुगंधित व औषधि तेल की बूटियां जैसे कुचला, क्रीसोट, पिपरमिंट, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, सर्पगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बेलेडोना, सिंकोना, मेथिल अल्कोहल, सल्फोनामाइड औषधियां आदि वनों में पाई जाती हैं। इसके साथ ही धतूरा, भांग जैसी नशीली वस्तुएं भी वनों से प्राप्त होती हैं। तेंदू की पत्तियां इंपॉर्टेंट है, बीड़िया बनाने के काम में उपयोग की जाती हैं। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से प्राप्त की जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है क्लोज, भारतीय वनों का वर्गीकरण, उसके महत्व और उपयोग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।